अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो अब हम लोग हेपेटोलॉजी में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ हेपेटाइटिस। ठीक है, अब हेपेटाइटिस नाम से आपको क्या समझ आ रहा है कि इन्फ्लेमेशन हुई हुई है हेपेटिक सेल्स की, ऐसा ही है ना। अब ये जो हेपेटाइटिस है इसकी बहुत सारी इटियोलॉजीज़ हो सकती हैं। हमने इसको बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ जब हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे, अभी हम इतना ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसकी वायरल इटियोलॉजीज़ हो सकती हैं। ठीक है, वायरस के अंदर हम देखते हैं कि हेपेटाइटिस वायरस ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, और इसके अलावा भी बहुत सारे वायरस होते हैं जैसे कि ईप्स्टेन बार वायरस भी हेपेटाइटिस करता है, साइटोमेगालो वायरस भी करता है, और डिफरेंट तरह के और वायरसेस भी करते हैं। लेकिन वायरल कॉजेज़ के अलावा भी हेपेटाइटिस हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस की, ठीक है, सो ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस भी होता है और डिफरेंट इस तरह की इसकी इटियोलॉजीज़ हैं। अब हम बेटे सबसे पहले हेपेटाइटिस के अंदर वायरल हेपेटाइटिस की बात करेंगे। नाउ वायरल हेपेटाइटिस के अंदर से कुछ एक आध दो सिनेरियोज आपसे पूछ लिए जाते हैं। आपको बताया कि वायरल हेपेटाइटिस में हम फर्दर इसको 5 टाइप्स में पढ़ते हैं। हम कहते हैं जी ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। सबका ना बेसिक नॉलेज आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से आपने सिनेरियो भी बताना है और उसकी टियोलॉजी भी बतानी है। मैं आपको बहुत ब्रीफली यहाँ पे बता रही हूँ और फिर हम इनको बारी बारी डिस्कस भी करेंगे। बेटे जो हेपेटाइटिस ए होता है ना, हमेशा चिल्ड्रंस के अंदर ये ज़रा ज़्यादा कॉमन होता है। वो बता देगा 8 साल की बच्ची, 10 साल की बच्ची, 12 साल की, 15 साल की। ठीक है, उसने कुछ दिनों पहले स्ट्रीट फूड खाना खाया, अब उसकी माँ कह रही है उसको नोज़िया है, वॉमिटिंग है, उल्टी हो रही है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन भी हो रहा है, और हमने LFTs की तो ये डिरेंज्ड आ गई। तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस जो बच्चों के अंदर होती है और जो इतनी एक्यूटली प्रेजेंट करती है, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन से उसको नोज़िया, वॉमिटिंग एंड देन एब्डोमिनल पेन है, तो वो हमेशा हेपेटाइटिस ए होता है। ठीक है, चूँकि एक्यूट प्रेजेंटेशन दोनों की होती है, ए और ई की, लेकिन ई बड़ा रेयर है और कॉमनली ये सिर्फ प्रेजेंट कर सकता है प्रेग्नेंट वुमेंस के अंदर, एडल्ट्स के अंदर, और वो भी प्रेगनेंसी के अंदर। प्रेग्नेंट वुमेन थी और उसको कुछ दिनों से कंप्लेंट्स थी, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन था, ये था, वो था, और सडनली वो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस यानी हेपेटिक फेलियर में चली गई। तो वो बड़ा फिर सिग्निफिकेंस होता है। फल्मिनेंट हेपेटाइटिस प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर हेपेटाइटिस ई की वजह से हो सकता है, वरना ये रेयर है, ये सिनेरियो नहीं देते। सो मोस्टली जो आपको एक्यूट हिस्ट्री के साथ सिनेरियो देंगे, आपने समझ जाना है वो हेपेटाइटिस ए की बात है। ठीक है, जो हेपेटाइटिस डी होता है ना, वो हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ या तो को एग्जिस्ट करता है या सुपर इन्फेक्ट होता है। ठीक है, तो हेपेटाइटिस डी भी वो कभी भी नहीं देते, क्योंकि साथ में उनको फिर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस पेशेंट को ऑलरेडी हेपेटाइटिस बी था। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों का सिनेरियो आ सकता है बेटे, लेकिन ज़्यादातर हेपेटाइटिस बी जो है वो 5 से 6 महीनों तक की हिस्ट्री के साथ, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड इतना है, तो दे देते हैं। और जो हेपेटाइटिस सी है वो तो बड़ा क्रॉनिक एग्जिस्ट करता है। इनिशियली तो पेशेंट होता ही एसिम्प्टोमेटिक है। इवन ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनको बिल्कुल पता नहीं चलता और सडनली जो है वो सिरोटिक और एसाइटीज़ और उन कंडीशंस के साथ आ जाते हैं, तो तब हेपेटाइटिस सी डिक्लेयर होता है। तो इसका मतलब है हेपेटाइटिस सी तो आपको बहुत रेयरली देंगे, ये दोनों भी नहीं देते। मोस्टली सिनेरियोज़ में इन दोनों को वो क्या कर रहे होते हैं, लिंक कर रहे होते हैं। सो इसमें आपने याद रखना है बच्चे होते हैं और ये ज़्यादातर एडल्ट्स होते हैं, और वो भी 4-5 महीनों से ये मसला था, और अब साथ में LFTs दे दिए, AST दे दिया, ALT दिया, वो रेज्ड है। ठीक है, तो जब लिवर प्रोफाइल रेज्ड है और ALT हमने कहा ज़्यादा हो तो हमें पता होता है कि हेपेटाइटिस ही है। ठीक है, और AST ज़्यादा हो तो हम कहते हैं अल्कोहलिक है। सो ये डिफरेंट तरह की इटियोलॉजीज़ अभी हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर इंशाल्लाह हम केसेस देखेंगे तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वायरल हेपेटाइटिस ए की। ठीक है, अब मैं पहले आपको ए और ई यहाँ पे करा दूंगी, क्योंकि ए और ई के अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं कि ये दोनों एक्यूट फेस में होते हैं, इनकी कोई कैरियर स्टेट नहीं होती, इनकी कोई क्रॉनिक फेस नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम इन दोनों को ज़रा अभी भी कर लेंगे। अगर हम हेपेटाइटिस ए वायरस की बात करेंगे तो आपने एक बात याद रखनी है कि ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। क्या है? सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। बस आपको जो चीज़ें लिखवाऊंगी ये कर लें तो ये मोर देन इनफ है। उसके बाद बेटे नंबर 2 इंक्यूबेशन पीरियड इसका आपने याद रखना है 2 से 6 वीक्स तक का होता है, इसीलिए एक हफ़्ता पहले उसने कुछ खाया होगा और वो फिर फ़ौरन साइन और सिम्टम यानी प्रेजेंटेशन के साथ आ जाता है ना। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है बेटे इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन। सो इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपने याद रखना है फीको ओरल होता है। क्या मोड ऑफ ट्रांसमिशन है इसका? फीको ओरल। सो इसलिए हाइजीन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है हेपेटाइटिस ए की प्रिवेंशन में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है कि ये हमेशा एक्यूटली प्रेजेंट करता है। ठीक है, इसकी कोई भी क्रॉनिक स्टेज की अगर मैं बात करूँ तो नहीं है, यानी ऐसे नहीं है हेपेटाइटिस ए
6 माह बाद भी वही सिम्टम्स के साथ प्रेजेंट कर रहा है। नो, ना ही इसकी कैरियर स्टेट होती है। चूँकि इसकी कैरियर स्टेट नहीं होती, इसलिए जो ब्लड स्क्रीनिंग की जाती है ना किसी को ब्लड लगाने के लिए, उस ब्लड में हेपेटाइटिस ए वायरस को स्क्रीन नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि इसकी कैरियर स्टेट है ही नहीं है। उसके बाद वो कहता है कि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कहाँ पे, एज अ डे केयर इन्फेक्शन, ठीक है। उसके बाद जो प्रिजनर्स हैं जेल वगैरह में, क्योंकि वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल नहीं होता, फीकोरल ट्रांसमिशन बड़ा ईजिली हो जाती है। और स्पेशली ट्रैवलर्स में कि फ़लाँ जगह से आया था 3 दिन से और इसको अब नोज़िया वॉमिटिंग हो रही है, तो यानी वहाँ जब नई जगह गया था तो ज़ाहिर है वहाँ पे कोई स्ट्रीट फूड खाया होगा, कोई ऐसी चीज़ खाई होगी जिसके थ्रू ये ट्रांसमिशन हुई और बड़ा एक्यूटली पेशेंट आपके पास प्रेजेंट कर गया है, ठीक है। उसके बाद आपने ये बात याद रखनी है कि अगर हम एज ग्रुप वाइज स्पेसिफाई करें, क्योंकि हमें फिर थोड़ी समझ बूझ होती है, हम फिर थोड़ा सफाई सुथराई का ख्याल रखते हैं। बच्चे तो नहीं करते ना, वही टॉयलेट यूज़ की, बाहर आ गए, खाने की चीज़ को हाथ लगाया, वही उठा के खा ली। तो इन लोगों के अंदर जो ज़्यादातर आपने याद रखना है चाइल्ड एज ग्रुप है, उसमें ये ज़्यादा कॉमन है और वहीं पे ये प्रेजेंट करता है, ठीक है। अब बात ये आती है कि अगर मेरे पास वो एक सिनेरियो दे देते हैं कि जी एक 15 साल की बच्ची थी, उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है ये खट्टी मीठी स्पाइसी गली की चीज़ें खाने का, और अब उसकी मदर उसको लेकर आ रही है कि जी 3 दिन से इसको बहुत ज़्यादा नोज़िया है, वॉमिटिंग है और राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, और हमने इसके फिर जो है वो क्या करा रही है, LFTs कराए जिसमें ALT रेज्ड है, AST रेज्ड है और बिलिरुबिन भी रेज्ड है, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस तो वो चूँकि बच्चों का एज ग्रुप है, फिर ALT AST रेज्ड है, तो हेपेटाइटिस सी और उसको वायरल हेपेटाइटिस। फिर आपसे एटियोलॉजी पूछे तो आपने बताना है हेपेटाइटिस A है, ठीक है। फिर वो अगर ये पूछते हैं कि फॉर एग्जाम्पल आपने इसको इन्वेस्टिगेट करना है, तो आप क्या इन्वेस्टिगेट करोगे, तो बेटे तकरीबन तमाम हेपेटाइटिस के लिए हम लोग सबसे पहले जो है वो पेशेंट की एक CBC करा लेते हैं। CBC के बाद आपने याद रखना है हम LFTs कराते हैं, और LFTs के बाद मतलब हम उसके अंदर बिलिरुबिन के लेवल जो हैं वो देख रहे होते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमने देखनी होती है वो AST देखना होता है, ALT देखना होता है और साथ में ALP वगैरह भी देख लेते हैं, वो इतने लेकिन रेज्ड नहीं होते हैं। ALP और GGT ज़्यादा रेज्ड होते हैं बिलरी कॉजेज़ में, AST और ALT ज़्यादा रेज्ड होते हैं हेपेटिक पैथोलॉजीज़ में, वो भी ALT ज़्यादा रेज्ड होता है हेपेटाइटिस वायरल हेपेटाइटिस में, और AST ज़्यादा रेज्ड होता है अल्कोहलिक कॉजेज़ में, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। और उसके अलावा हम और क्या करा सकते हैं, हम सीरोलॉजिकल मार्कर्स जो हैं वो कराते हैं। अगर हम हेपेटाइटिस A की बात करेंगे तो वो कहता है हेपेटाइटिस A के लिए अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है anti-HAV एंटी हेपेटाइटिस A वायरस IgM, तो ये इंडिकेट करेगा कि एक्यूट इन्फेक्शन है। IgM बताती हैं एक्यूट इन्फेक्शन है, ठीक है। और अगर हमारे पास होगा anti-HAV IgG, तो ये G बताता है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन है, क्योंकि G को टाइम लगता है आने में, ठीक है। और ये प्रोटेक्टिव बॉडी और ये इंडिकेट करती है क्रॉनिक इन्फेक्शन नहीं, सॉरी, ये रिकवरी को इंडिकेट करती है कि पेशेंट अब रिकवर हो चुका है, क्योंकि इसकी क्रॉनिक फेज तो होती ही नहीं है। सो ये हम लोगों ने इसकी क्या करनी होती है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। यहीं पे अगर आपसे ट्रीटमेंट पूछा जाए तो हमेशा आपने याद रखना है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट हम देते हैं एक्यूट केसेस में। जो B और C है ना उसके क्रॉनिक स्टेजेस हैं, सो क्रॉनिक स्टेजेस का ट्रीटमेंट अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक्यूट वायरस के केस में एक्यूट स्टेज में ओनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट, जिसमें बेड रेस्ट है, न्यूट्रिशन अच्छी है, फ्लूइड इनटेक बढ़ाए, इस तरह की चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद आपके एक दफ़ा पेपर में ये भी पूछा हुआ है इसी तरह का स्नैरियो देके कि इसको फ्यूचर में प्रिवेंशन के लिए आपने क्या करना है। तो हम लोग एक्टिव प्रिवेंशन के लिए पेशेंट को क्या देते हैं, वैक्सीन देते हैं, और पैसिव प्रिवेंशन के लिए हमें क्या देनी पड़ती हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन देनी पड़ती हैं। सो ये 2 बातें आपने याद रखनी है, ठीक है। अब तो B और C के लिए भी वैक्सीन किया जाता है। अच्छा, उसके बाद वो कह रहा है कि नंबर 2 हमारे पास आ जाता है हेपेटाइटिस B आता है ना, B और C में ज़रा अलग से पढ़ाती हूँ। सो हेपेटाइटिस E की बात कर लेते हैं बेटे। सो हेपेटाइटिस E के बारे में आपने क्या इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है कि ये भी हेपेटाइटिस A की तरह क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। ये भी क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है। नंबर 2 इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड ऑलमोस्ट तकरीबन उतना ही है, 2 to 8 वीक्स है, क्योंकि ये भी एक्यूटली ही प्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ट्रांसमिशन की तो वो फीको ओरल ट्रांसमिशन थी, लेकिन ये ज़्यादातर वाटर बॉर्न इन्फेक्शन है और वाटर बॉर्न इसकी ट्रांसमिशन होती है। इंपॉर्टेंट चीज़ आपने वही याद रखनी है कि ये सिर्फ एक्यूट इन्फेक्शन होता है, इसकी कोई भी क्रॉनिक स्टेज नहीं है, इसकी कोई भी कैरियर स्टेज नहीं है, ठीक है। और ये सिर्फ एक्यूट हेपेटाइटिस करता है और ये भी कार्सिनोमा कॉज नहीं करता, सेम एज ये भी कार्सिनोमा कॉज नहीं करता। B और C में कुछ % चांस हैं कि वो हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा भी कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट बात बेटे कि ये क्या करता है, प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर फुलमिनेंट हेपेटाइटिस कर देता है, और फुलमिनेंट हेपेटाइटिस में कन्वर्जन का जो चांस है वो 40% है। तो ये एक MCQ वाइज आपको दे सकते हैं। एक वुमेन थी, प्रेग्नेंट थी,
उसका एक वायरल इन्फेक्शन हुआ और सडन वो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस में चली गई, तो मोस्ट लाइकली वो क्या होगा, तो वो हेपेटाइटिस सी होगा। या हेपेटाइटिस ई की मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन एक प्रेग्नेंट वुमन में जिसके लिए हम वर्ड होते हैं वो फल्मिनेंट हेपेटाइटिस है। तो सिर्फ एक ये चीज़ आपसे पूछी जाती है, बाकी इसका भी कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, कोई स्पेसिफिक वैक्सीनेशन नहीं है, ठीक है। और यहीं पर बेटे बात हो जाती है हेपेटाइटिस डी की भी। अब आपको लग रहा होगा मैम कन्फ्यूज़ कर रही है, वो इस वजह से कि बी और सी ज़रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो उनको भी डिस्कस करते हैं। हेपेटाइटिस डी के बारे में भी आपने यही याद रखना है कि ये भी सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस होता है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता है कि इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो आपने याद रखना है, पैरेंट्रल होता है। अब इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको MCQ वाइज याद रखनी है ना, ये हमेशा हेपेटाइटिस बी वायरस के साथ को एग्जिस्ट करता है, ठीक है। या तो ये हो सकता है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो जाए, यानी एक साथ हेपेटाइटिस बी भी हो जाए और डी भी हो जाए, या फिर सुपर इन्फेक्शन होता है, यानी पहले से उसको बी था और ऊपर से डी हो गया, और जब पहले से बी और ऊपर से डी हो जाए तो फिर पेशेंट के अंदर जो सीवियर हेपेटाइटिस की और क्रॉनिक हेपेटाइटिस की या फुलमिनेंट हेपेटाइटिस का रिस्क होता है ना, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये अब आपने 3 चीज़ें यहाँ से याद रखनी है जो बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब हम बात करते हैं हेपेटाइटिस बी की और हेपेटाइटिस सी की ज़रा डिटेल में, ठीक है। पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ बता देती हूँ, फिर उन दोनों को ज़रा डिटेल में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, हेपेटाइटिस बी और सी, ठीक है। सो बेटे जो हेपेटाइटिस बी और सी है ना, इन दोनों की इम्पॉर्टेंट बात ये है कि एक तो इनकी जो ट्रांसमिशन है वो ट्रांसमिशन जो है वो हमारे ये जो होते हैं क्या कहते हैं इसको, ब्लड के थ्रू, या फिर अगर हम कहें इंजेक्शंस के थ्रू, या सेक्सुअल कॉन्टेक्ट्स के थ्रू, या टैटूज़ वगैरह के थ्रू भी ये दोनों जो हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपने ये याद रखनी है कि दोनों के अंदर क्रॉनिक स्टेज भी होती है, दोनों कार्सिनोमा में भी कन्वर्ट होते हैं, दोनों में कैरियर स्टेज भी होती है, और दोनों के अंदर हम पेशेंट को एक्यूटली भी मैनेज करते हैं और फिर क्रॉनिकली भी मैनेज करते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में और दोनों के सीरोलॉजिकल मार्कर्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ तक मैं आपको सिर्फ ये बता रही थी कि लाइक कोई भी सिनेरियो आ जाता है जिसमें अगर तो वो चिल्ड्रन को मेंशन कर देंगे और साथ में वो बता देंगे कि जी नोज़िया है, वॉमिटिंग है, राइट अपर क्वाड्रेंट में पेन है, और साथ में LFTs जो हैं वो डिरेंज आ गए हैं, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस वायरल हेपेटाइटिस लिख दें, और एटियोलॉजी पूछता है तो वो हेपेटाइटिस ए है, ठीक है। उसकी प्रिवेंशन, उसका ट्रीटमेंट वो आपने देख लिया। दूसरा सिनेरियो वो ये दे सकता है कि आपको जो है इसका देता है कि जी 5 महीने से उसको जो है वो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन था और साथ में नोज़िया और वॉमिटिंग था, ठीक है। अभी मैं पढ़ाऊँगी केसेस, उसमें देखेंगे। फिर हमने जब उसकी सीरोलॉजिकल मार्कर्स किए तो उसके अंदर हमें जो है वो हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन पॉजिटिव मिल गई, तो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस 6-7 माह की हिस्ट्री दे देगा, तो ज़ाहिर है वो क्रॉनिक इन्फेक्शन है। ये होता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक होता है, सडनली वो जो है वो आता है, प्रेजेंट ही करता है साइटीज़ और वेरिसेस वगैरह के साथ। डी को एग्जिस्ट करता है बी के साथ, और ई बड़ा इंपॉर्टेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन में। अब नेक्स्ट वीडियो में इन दोनों को ज़रा डिटेल में पढ़ते हैं।